अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज हम बात कर रहे हैं जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर जो था एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप देखते हैं कि जो भी आपका फूड मॉलिक्यूल है, स्पेशली ग्लूकोज, वो टूट जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये बहुत सारे यानी ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज़ हैं, कुछ फंजाई हैं, और कुछ एक प्रोसेस एनिमल में भी चलता है जिसको हम एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी जिसमें ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर हम बात करें कुछ इथेनॉल भी होती है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इथेनॉल फर्मेंटेशन भी होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये भी एनर्जी बनाता है, एटीपी बनाता है, लेकिन इसमें जो तवानाई बनती है वो बहुत ज़्यादा बनती है। तवानाई की मकदार जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसके साथ मुआवजा करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में तवानाई बहुत कम बनती है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं एक साइकिल मुकम्मल होने पे। तो ये जो रेस्पिरेशन होती है ये मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। यानी अगर 100 ऑर्गेनिजम्स होंगे, उसमें से 100 जो होंगे, उसमें से जो 90 होंगे उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा। यानी मेजॉरिटी में एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल चलता है जी। एनिमल्स के अंदर होता है, बर्ड्स में चलता है, ह्यूमन के अंदर भी चलता है। और इस प्रोसेस में जी क्या बनता है आप सबको पता है। इसमें फूड से तवानाई बनती है और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल भी बनते हैं। ठीक है जी। तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या बने जी? ग्लूकोज से हमें एटीपी बनी, पानी के मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो आइए हम ज़रा इस पे डिटेल से बात करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो असल में कहाँ पे होता है, कैसे होता है, डिटेल में बात करते हैं इस पे। तो आपके लिए मैं ये लाया हूँ, देखें आप, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को समझने के लिए हमने इनको 3 में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 प्रोसेस जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, नंबर 2 प्रोसेस जिसको हम कर्व साइकिल कहते हैं, और नंबर 3 प्रोसेस या हिस्सा जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं जी ग्लाइकोलाइसिस। तो ये स्टेप नंबर 1 है इसके अंदर जी, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस। और ये स्टेप्स एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ऐसा ही होता है। और इस स्टेप में अब सबको पता है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है जी, इसमें ग्लूकोज, और आपको पता है जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये दरअसल में ये साइटोप्लाज्म में चलता है। ठीक है जी। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें चलता है। ये जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है ये सारा हिस्सा ये साइटोप्लाज्म है। तो अब ग्लाइकोलाइसिस में होगा क्या जी, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा जी पायरुविक एसिड में। ठीक है जी। ग्लूकोज क्या हो जाएगा जी, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। एक ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे आप 9th के हिसाब से या आपके लेवल के हिसाब से आप ये पढ़ सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में जी ग्लूकोज जी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे नेट आपके जो यहाँ पे एटीपी जो होंगे वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि 2 एटीपी जो है वो क्या हो रहे हैं जी, यहाँ पे नेट जो 2 एटीपी आपको यहाँ पे कंज्यूम भी होते हैं, एटीपी बनते हैं भी, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अच्छा, उसके बाद जी आपने देखा ये ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे एंड हो जाता है। एंड प्रोडक्ट या उसका ग्लाइकोलाइसिस का पायरुविक एसिड बनता है। उसके बाद जी सेकंड जो प्रोसेस चलता है दैट इज़ कर्व साइकिल चलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपको जो एक स्ट्रक्चर सा नज़र आ रहा है पूरा सा, ये जी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो ये जो कर्व साइकिल है आप देख रहे हैं ये किस में चल रहा है, ये आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो आपको जिगजैग सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जी सिस्टर्ना है जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जी सिस्टर्ना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जी कर्व साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। यहाँ पे इनर जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे ये आपका कर्व साइकिल चलता है। अब ये कर्व साइकिल जो है बस सेकेंड प्रोसेस है।
यहाँ पे जी ये पायरुविक एसिड जो है वो एंटर हो जाएगा यहाँ से अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पे एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाएगा, और पूरा एक प्रोसेस चलता जाएगा और दोबारा से बहुत सारे यहाँ पे कंपाउंड बनेंगे, और यहाँ पे आपके NADH और बीच में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, और यहाँ से चलता चलता ये फिर से एक साइक्लिक प्रोसेस में इस तरह चलता जाएगा, और दोबारा से आपका जो है एसिटाइल CoA के साथ ये प्रोसेस दोबारा से जुड़ जाएगा। फिर जी इसमें यहाँ पे NADH भी बनेंगे जी, ATP भी बनेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। उसके बाद जी यहाँ इसके जो प्रोडक्ट हैं जिसमें आपके NADPH है और FADPH है, साथ GDP भी है, GPD गवासीन गवानीन जिसको हम कह सकते हैं, गवासीन ट्राइफॉस्फेट जो है वो 8 ATP के बराबर होता है, वो जी वो सारे के सारे जो होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है जी, ये भी आपके सिस्टर्ना की मेम्ब्रेन पे, इंटरनल मेम्ब्रेन पे चलता है, और यहाँ पे जी जो भी आपके यहाँ पे जो भी NADH बने, यहाँ पे जो भी NADH बने, वो सारे के सारे NADH जो होंगे वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है जी, वो सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और अपना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स यानी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे पाए जाते हैं सीरीज़ के अंदर। एक प्रोटीन का जो एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है, उसके बाद दूसरे का जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है उसका उससे भी कम होता है, और इस तरह यहाँ पे आपके ATPs भी और ATP बनते जाते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से जी ये हमारा है एरोबिक रिस्पायरेशन, हम इसको डिटेल से इस पे बात करेंगे। अब हम आपको एक नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे पहला हम बात करते हैं जी ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखें इस स्ट्रक्चर में जी ग्लाइकोलाइसिस ये प्रोसेस है, और इस ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है जी, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सबसे पहले जी फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट के अंदर, ठीक है जी। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ जी, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में। अब यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पे पहला जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें जो पहला एक टॉपिक यानी हिस्सा है, इसमें एनर्जी की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ 2 ATP एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, फिर आपका क्या बनेगा जी, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट बनेगा। फिर यहाँ पे जी अच्छा जी इसमें आप ज़रा यहाँ पे गौर करना, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बनेंगी जी फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट के, और फिर इसी तरीके से यहाँ से फिर ये क्या बनेगा जी, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनेंगे। आखिर में हमारे जो एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पायरुवेट होगा, और यहाँ से ग्लूकोज 1,6 बायफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट के अंदर। तो यहाँ पर जी क्या होगा, यहाँ पर आपके 2 ADP कन्वर्ट हो जाएंगे 2 ATP के अंदर, यानी क्या होगा जी, 2 ATP हमारे पास यहाँ पे बनेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 ATP भी बनेंगे, साथ में यहाँ पे क्या बनेगा जी, 2 NADH के मॉलिक्यूल भी बनेंगे, यानी 2 ATP बने और 2 NADH के मॉलिक्यूल भी साथ बन गए। यहाँ पे पहले से ADP मौजूद था, और जब ये यहाँ से ये कन्वर्जन होगी तो यहाँ पे आपके 2 ATPs और यहाँ पे भी जी 2 NADH आपके बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या हुआ जी, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया जी पायरुविक एसिड के अंदर, और हमें यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल मिले, प्लस में हमें 2 NADH के मॉलिक्यूल बने, लेकिन साथ में 2 ATP खर्च भी हुए। ये है जी आपका ग्लाइकोलाइसिस। अब जी ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो आपका है कर्ब साइकिल। ये जी आपका है कर्ब साइकिल। अच्छा जी इसको हम कहते हैं कर्ब साइकिल। एक ये साइकिल चलता है, जैसे मैंने आपको इसको स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे चलता है, ठीक है जी। ये जो ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक था, जो कि प्रोसेस था, वो आपने देखा कि साइटोप्लाज्म में चला। अब ये कर्ब साइकिल जो है वो यहाँ पे इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। तो हम इस कर्ब साइकिल पे आते हैं। तो ये जी कर्ब साइकिल आ गया।
अच्छा, अब आपने देखा था इन द ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या बना था जी, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पायरुवेट बना था। ठीक है जी, मैं इसको फिर से ले आता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना था, या आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया दो पायरुवेट मॉलिक्यूल में। ठीक है जी, तो अब ये जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल CoA के अंदर। ठीक है जी, पायरुवेट की क्या हो जी, कन्वर्जन हो जाएगी एसिटाइल CoA के अंदर, ये जी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसको एसिटाइल CoA के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे जी, दो मॉलिक्यूल एसिटाइल CoA के बनेंगे। अब ये जो एसिटाइल CoA है, अच्छा ये जो सारा आपका जो प्रोसेस चल रहा है कर्व साइकिल, इसको कर्व एक साइक्लिक मैनर में चलेगा। आप यहाँ से देख रहे हैं कि ऑक्जेलो एसीटेट के साथ एसिटाइल CoA फिर मिलेगा और फिर सिट्रेट दोबारा बनेगा, यानी यहाँ पे आपका ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा और वहाँ से एसिटाइल CoA जो है पायरुविक एसिड से बनेगा और ये दोनों कन्वर्ट होकर फिर से सिट्रेट बनाएंगे। इसलिए हम इसको, आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो पहला साइकिल का जो पहला कंपाउंड है वो सिट्रेट है, इसलिए इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड एक ही बात है, तो हम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे एसिटाइल CoA और ऑक्जेलो एसीटेट जो पहले से यहाँ पे मौजूद होगा वो आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपका सिट्रेट बनाएंगे। ठीक है जी, अब सिट्रेट जब बन जाएगा उसके बाद जी यहाँ पे एक एंजाइम होगा। ठीक है जी, यानी ऑक्जेलो एसीटेट को और एसिटाइल CoA, ऑक्जेलो एसीटेट यहाँ से पहले से मौजूद होगा, एसिटाइल CoA जो है ये जी पायरुविक एसिड से बनेगा। इसको जी सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम है वो इन दोनों को कन्वर्ट करेगा सिट्रेट के अंदर। ठीक है जी, अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होगा जी, सिट्रेट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट के अंदर। यहाँ पे आपका एक एंजाइम है दैट इज़ नोन एज एकोनाइटेज। एकोनाइटेज एक एंजाइम है जो कि सिट्रेट को कन्वर्ट कर देगा आइसोसिट्रेट के अंदर और फिर फर्दर ये साइकिल चलता जाएगा। आइसोसिट्रेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा जी अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के अंदर और यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है उसका नाम है जी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। और यहाँ पे एक और काम होगा, यहाँ पे जी कार्बन डाइऑक्साइड जो है आइसोसिट्रेट से निकल जाएगा, यानी यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा और यहाँ पे NADH यानी NAD जो है वो क्या हो जाएगा जी, वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी वो हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगा। तो यहाँ पे आपका एनर्जाइज मॉलिक्यूल, एनर्जी वाला मॉलिक्यूल NADH जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी, आइसोसिट्रेट से क्या बना, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट और यहाँ पे आपका NADH बना, साथ में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बन गया। आगे चलें जी, तो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट ये साइकिल चलता जाएगा। अल्फ़ा जो कीटोग्लूटारेट है वो उसमें से एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, यानी यहाँ पे हमें मिल जाएगा बाय प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक दूसरा NAD जो यहाँ से पहले से निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो मॉलिक्यूल हमारे पास पहले से पड़ा होगा और यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है दैट इज़ नोन एज अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस, वो एंजाइम इसको जी कन्वर्ट कर देगा सक्सिनाइल CoA के अंदर और यहाँ पे जी कार्बन डाइऑक्साइड का एक और मॉलिक्यूल बनेगा प्लस में आपका NADH, रेड कलर में आप देख रहे हैं NADH भी हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे फिर से NAD रिड्यूस हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को लेके NADH बना देगा। उसके बाद जी जो सक्सिनाइल CoA है यहाँ पे शो नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे आपका एक कोएंजाइम जो है वो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के साथ अटैच हो जाएगा CoA, कोएंजाइम A जो है वो भी अटैच हो जाएगा। तो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ नोन एज सक्सिनाइल CoA। अब सक्सिनाइल CoA जो होगा वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट के अंदर, यानी सक्सिनिक एसिड के अंदर या सक्सिनेट के अंदर। यहाँ पे जो आपका एंजाइम इनको कन्वर्जन कर रहा है उसका नाम है जी सक्सिनाइल CoA सिंथेसेस, यानी ये जो है क्या करेगा जी, इस CoA से यहाँ से डी अटैच कर देगा
और यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे गोआसिन डाइफॉस्फेट यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पड़ा होगा, ये भी एक जी न्यूक्लियोटाइड है और ये 1 ATP के बराबर है, क्योंकि ये आगे जाओगे 1 ATP में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जी सक्सिनाइल CoA से GDP कन्वर्ट हो जाएगा GTP, यानी गोआसिन ट्राइफॉस्फेट में, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से ये ले लेगा तो आपका जो नेक्स्ट बनेगा दैट इज़ सक्सीनेट बनेगा। अब हम आगे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं जी। सक्सीनेट जो है वो जब एक एंजाइम है जिसका नाम है जी सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये सक्सीनेट को कन्वर्ट कर देगा फ्यूमारेट के अंदर और यहाँ पे फिर से जी FAD फ्लेवन एडेनिन जो डाइन्यूक्लियोटाइड है वो जी कन्वर्ट हो जाएगा फ्लेवन एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या जी FAD जो होगा वो FADH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, यानी ये FAD जो होगा ये फिर से रिड्यूस हो जाएगा आपका FADH2 के अंदर, यानी ये आपके 2 हाइड्रोजन ले लेगा और फ्यूमारेट एक कंपाउंड बन जाएगा और फिर फ्यूमारेट के साथ यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल भी साथ आपस में क्या करेगा जी, इसके साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ पे एंजाइम जो इनको कन्वर्ट करेगा मैलेट के अंदर उसका नाम है जो फ्यूमारेज, यानी फ्यूमारेज जो है इन दोनों को, क्योंकि पानी भी यहाँ पे मौजूद होगा पहले से, पौधा हो या इंसान हो, माइटोकॉन्ड्रिया में पानी मौजूद होता है तो ये इसके साथ जी इसके साथ रिएक्ट करेगा और मैलेट बनाएगा। अब मैलेट जो है यहाँ पे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये जी यहाँ से क्या करेगा जी मैलेट को कन्वर्ट करेगा ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर और यहाँ पर भी आपका NAD जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा NADH के अंदर, यहाँ पे एक और हमारा एनर्जाइज मॉलिक्यूल NADH बन जाएगा और लास्ट में हमारा क्या बनेगा जी ऑक्जेलो एसीटेट बन जाएगा। फिर जी क्या होगा, एक और जो है यहाँ पे एसिटाइल CO यानी पायरुवेट जो है अगर कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA के अंदर तो क्या होगा जी ऑक्जिलो एसीटेट जो होगा वो इसको क्या कर देगा, ऑक्जिलो एसीटेट फिर से एसिटाइल CoA के साथ अटैच हो जाएगा, यानी इन दोनों ये आपस में रिएक्ट करेंगे, सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम इससे दोबारा से सिट्रेट बनाएगा और ये पूरा प्रोसेस फिर से ऐसे आपका क्या हो जाएगा जी रिपीट होगा, यानी सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनेगा, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा, सक्सिनाइल CoA बनेगा, फिर सक्सिनेट बनेगा, फ्यूमारेट बनेगा, मैलेट बनेगा, ऑक्जिलो एसीटेट, फिर से यहाँ पे अगर वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस तो वो फिर से जी माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर आएगा क्रेब्स साइकिल में और फिर सिट्रेट बनेगा और इस तरह ये साइकिल चलता जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि कर्व साइकिल एक किस्म का साइकिल होता है, ये एक साइकिल है, देख रहे हैं आप, पहला एंजाइम सिट्रेट बना दोबारा से सिट्रेट बनेगा तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें आपने देखा होगा आपको रेड कलर में ये यहाँ पे NADH मॉलिक्यूल यहाँ पे बना, NADH मॉलिक्यूल यहाँ पे बना, NADH मॉलिक्यूल यहाँ पे बना। तो अगर हम इसको ज़रा देखें तो यहाँ पे आप ज़रा देख लें, ये देखें जी ये जो प्रोडक्ट बने इसमें आपने यहाँ पे प्रोडक्ट देखें, एक साइकिल में एक ATP या GTP बनेगा, क्योंकि GTP बाद में ATP में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसको ATP भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो आप इसमें देख रहे हैं 3 NADH बनेंगे, एक FADH बनेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, एक ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना, एक ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना, और 3 मैंने आपको पहले भी बताए थे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक NADH यहाँ पे बना, एक NADH यहाँ पे बना, एक NADH यहाँ पे बना। FADH कहाँ पे कितने बने जी, FADH को देख लेते हैं, ये रहा आपका FADH और यहाँ पे एक FADH बना और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला। तो इस प्रोसेस में आपके 3 NADH, एक GTP या एक ATP और 1 FADH एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बने। और फिर जी ये आपके जो NADH हैं, FADH हैं, क्योंकि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये फर्दर जी एक प्रोसेस है, इसका थर्ड प्रोसेस जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। फिर से आपको इसका दिखा दूँ, यहाँ पे आपने देखा था कि
पहला ग्लाइकोलाइसिस चला, फिर कर्व साइकिल। अब कर्व साइकिल में जो आपके मॉलिक्यूल्स बने, या यहाँ पे जो NADH या आपके NADH FADH और यहाँ पे NADH FADH जो भी बने, वो मॉलिक्यूल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रॉन कैसे कह सकते हैं? बिकॉज हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, आपको पता है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पे होता क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? ये जी आपके माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ये प्रोसेस चलता है। आप ये देख रहे हैं, ये मेम्ब्रेन है जी, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये डबल मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे ये देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया जी, और इसकी सिस्टर्ना का जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें ये कॉम्प्लेक्स 1 लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4, एंड उसके बाद यहाँ पे ATP सिंथेसिस जो है एक एंजाइम है, ये आपको देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे होता क्या है जी, जो भी आपके वहाँ पे मॉलिक्यूल बने थे NADH और FADH, वो इन कॉम्प्लेक्स से गुजरेंगे जी। ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से ये क्या करेगा जी, ये इलेक्ट्रॉन्स को जी लेगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है जी। सीरीज़ ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं लोकेटेड एट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी। एक सीरीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोटीन के, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, इस तरह। और ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन यू कैन से द माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और ये क्या हो जाएंगे जी, यहाँ पे NAD और FADH के जो मॉलिक्यूल होंगे, ये जी NADH जो होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये खुद रिड्यूस हो जाएंगे। और ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें जो पहला आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सेकंड की एनर्जी उससे कम है, उसके बाद एक सीरीज़ में थर्ड में उससे कम है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे जी, ये यहाँ से आपका जो प्रोसेस जो होगा, NADH जो है एक सीरीज़ के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे NADH रिड्यूस होते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ट्रांसफ़र होता जाएगा, या हाइड्रोजन जो होगा वो ट्रांसफ़र होता जाएगा फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, एंड फिर यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे। लास्ट में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहाँ पे आपका ATP सिंथेसिस एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या करेगा जी, यहाँ पे ATP बनाता जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ बताने की आपको बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, वो ये है कि NADH का मॉलिक्यूल, एक NADH का मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुज़रता है फ्रॉम ऑल द कॉम्प्लेक्सेस नंबर 1, 2 एंड 3, तो एंड में जी इससे 3 ATP बनते हैं। ये आपको बहुत जो है इसे याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका FADH का मॉलिक्यूल है जी, ये जब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुज़रता है तो इससे 2 ATP बनते हैं, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह GDP जो है उससे 1 ATP बनता है। तो इस तरह आपका ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमें क्या बनते हैं जी, लास्ट में यहाँ पे ATP बनते हैं। तो ये भी आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टोटल जो आपके ATP फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस, और कुछ ATP डायरेक्टली बनते हैं, कुछ इनडायरेक्टली जो NADH और FADH यहाँ पे क्या हो जाएंगे जी, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए, और यहाँ पे लास्ट में ATP बनेंगे। तो टोटल 36 ATP यहाँ पे बनते हैं, ठीक है जी। टोटल हम यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कितने ATP जहाँ यहाँ पे बनते हैं। तो आइए जी इस आपकी कन्फ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। तो सबसे पहला आपने जो प्रोसेस पढ़ा था उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कह रहे थे, जिसमें ग्लूकोज टूट रहा था 2 पायरुवेट के अंदर, ठीक है जी। तो उसमें आपने देखा कि डायरेक्टली 2 ATP बन रहे थे, 2 ATP डायरेक्टली बन रहे थे, प्लस में जी यहाँ पे 2 NADH जो कि इनडायरेक्टली आपके ATP 2 NADH का मॉलिक्यूल बन रहा था, ठीक है जी। 2 NADH के मॉलिक्यूल बने यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ जी, जब पायरुवेट एसिड जो है एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हुआ, तब यहाँ पे भी आपके 2 मॉलिक्यूल NADH के बने, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आपके NADH बने। उसके बाद जो कर्व साइकिल है, जो कि एसिटाइल CoA से और ऑक्सिलो एसीटेट से जो आपस में कन्वर्ट होकर सिट्रिक एसिड से ऐसे पूरा घूमता है कर्व साइकिल, इसमें जी 6 NADP बने,
ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे देखें आप, एक साइकिल में यानी 3 NADPH जो बन रहे हैं वो जी जब एसिटाइल CoA, एक एसिटाइल CoA का मॉलिक्यूल जो है जब ये पूरा घूमेगा तो हम बोलेंगे कि 3 NADH बने। लेकिन अगर यहाँ पर पता है कि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो वो 2 एसिटाइल CoA बनाएंगे, तो यहाँ पे NADH अगर एक मॉलिक्यूल से कितने बन रहे हैं जी, 3 बन रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरिक एसिड से कितने बनेंगे जी, 6 NADPH बनेंगे। ठीक है जी, अगर यहाँ पे एक ATP बनेगा तो कितने ATP बनेंगे जी, 2 मॉलिक्यूल से 2 ATP बनेंगे। FADH1 बन रहा है तो कितने बनेंगे जी, 2 FADH बनेंगे। इसी तरीके से मैं फिर से आपको यहाँ से इस टॉपिक पे लाता हूँ, यहाँ पे अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने देखा 6 NADPH बने और 2 FADH बने। ठीक है जी, और आपने यहाँ पे और देखा होगा GDP, जो GDP था वो कितने बने, एक बना था, लेकिन 2 पायरेट के मॉलिक्यूल बनेंगे तो कितने बनेंगे जी, 2 बनेंगे। ठीक है जी, अब यानी यहाँ से डायरेक्ट ATP कितने बने, ये 2 बने, और ग्लाइकोलाइसिस में जो डायरेक्ट ATP बने थे वो 2 बने थे। इनको डायरेक्टली हम इस्तेमाल, हमारा जो बॉडी इनको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर हम इन सब को NADH को टोटल कर दें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और एसिटाइल यानी पायरुविक जो आपका कर्व साइकिल है, तो यहाँ पे 10 NADH टोटल बने, साथ में 2 FADH टोटल बने। ठीक है जी, अब आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे तो NADH जो 10 बने थे वो कितने ATP बनाएंगे, बिल्कुल एक NADH 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाएगा, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आपके मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे जी, 30 मॉलिक्यूल। तो 30 मॉलिक्यूल ऑफ ATP NADH बना सकता है जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से यहाँ से गुजरेगा। ठीक है जी, अब जो 2 FADH के मॉलिक्यूल थे वो आपको पता है एक FADH का 2 मॉलिक्यूल बना सकता है, तो 2 मॉलिक्यूल कितने बना देगा जी, 4। तो इस तरह टोटल यहाँ पे आपने देखा है कि कितने इनडायरेक्ट जो आपके ATP बने, दैट इज़ 34 ATP बने। तो यहाँ पे 34 ATP ये बने, 2 ATP आपके यहाँ और 2 ATP आपके यहाँ डायरेक्ट बने, तो ये टोटल आपके ATP यहाँ पे बने, दिस इज़ 38 ATP। कितने ATP बने जी, 38। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बुकों में कहीं पे 38 लिखा हुआ है, कहीं पे 36, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होता है तो यहाँ पे भी 2 ATP खर्च हो जाते हैं, जो आम बुकों में नहीं लिखा होता। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, 38 से 2 ATP माइनस कर देंगे, तो आपके टोटल ATP कितने बन जाएंगे जी, 36 ATP बन जाएंगे। ठीक है जी, तो आपको पता चला, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, ग्लाइकोलाइसिस में से लेके पायरुविक एसिड तक यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना। लेकिन पायरुवेट जब कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA में तो यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, तो और आपका कर्व साइकिल में 4 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे जी, टोटल आपके 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है जी, जब आपके ये जो 10 NADPH और 2 FADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे आपके 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ पे क्या होगा जी, 6 H2O भी साथ बनेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या क्या बने, हमारे पास 36 ATP, टोटल नेट ATP 36 बने। वैसे तो टोटल ATP कितने बन सकते हैं जी, 40 ATP टोटल बन सकते हैं। टोटल कितने बन सकते हैं, 40 ATP। कैसे, अगर मैं आप उसको डायरेक्टली बताऊँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ATP यहाँ पे कंज्यूम हुए थे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 और 2 ATP ये, तो ये हो जाएंगे 8 और 2,
टोटल 10 ATP बने, जिसमें से 2 कंज्यूम हो गए, तो आपके कितने बचे जी ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP बने टोटल। उसके बाद अगर आप कर्व साइकिल को देखो तो कर्व साइकिल में कोई भी ATP कंज्यूम नहीं होता, यहाँ पे कोई भी ATP कंज्यूम नहीं होता। तो यहाँ पे टोटल कितने ATP बनते हैं जी, यहाँ पे आपके 6 NADP एंड 2 FAD, यानी आपके यहाँ पे 10 बनते हैं, ये नहीं बल्कि ये आप 2 निकाल दो। तो यहाँ पर आपके 2 NAD कितने बन गए जी, 3 दूनी 6, 6 और 12 और यहाँ पे 18 ATP और 6 कितने हो गए जी 24 ATP और यहाँ पे आप इसके 2 ATP और लगा लो, 4 ATP यहाँ पे और लगा लो, तो ये हो जाएंगे आपके 28 ATP। ठीक है जी, 28 ATP ये और 2 ATP ये लगा लो, तो 30 ATP यहाँ पे आपके कर्व साइकिल के अंदर बन रहे हैं। ठीक है जी, कर्व साइकिल के अंदर आपके 30 जो ATP बन रहे हैं और 8 ATP आपके ऊपर वाले में। टोटल अगर आप देखो तो 10 बन रहे हैं, यानी टोटल ATP जो हमारे पास टोटल अगर हम कंजप्शन के अलावा बात करें तो 40 ATP यहाँ पे बनते हैं, जिसमें से जो 6 ATP हैं वो क्या हो जाएंगे जी कंज्यूम हो जाते हैं इस पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में, और नेट ATP हमारे पास जो बनते हैं जी वो बचते हैं 36। ठीक है जी, 36 ATP हमारे जी मतलब टोटल 40 ATP बने, जिसमें 4 हमारे ATP 2 यहाँ पे कंज्यूम हो गए, और जब पायरुविक एसिड जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, एंटर होता है, तो 2 वहाँ पे, तो 4 हमारे जो ATP कंज्यूम हो गए और टोटल 40 ATP बने और 4 कंज्यूम हो गए, तो टोटल 36 नेट ATP हमारे पास यहाँ पे बन गए, जिसको हमारा बॉडी क्या करेगा जी अपने काम में, अपनी सेलुलर स्ट्रक्चर में, बहुत सारे कामों में सेल या हमारी पूरी बॉडी जो इसको इस्तेमाल करेगी। और आज के लिए हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, जिसमें आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गए, इसमें आपके ATP भी बन गए। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।